नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 18 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। बताऊं आपको कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, उससे पहले कोट देख लीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट है, ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखो इस कोट में ये कहते हैं, सिर्फ पीस का दिखावा ही काफी नहीं है। सिर्फ ये कहना कि अब टेंशन नहीं है, सीज फायर साइन हो चुका है या फिर वायलेंस नहीं है तो अब मतलब पीस है, नहीं। असली पीस तब आती है जब देखो जस्टिस इंश्योर होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे देखो हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि नक्सलिज्म की जो समस्या है अब खत्म हो रही है, बट देखो सिर्फ वायलेंस का कम होना इससे सस्टेनेबल पीस नहीं आएगी। अगर हमें वास्तव में पीस इस्टेब्लिश करनी है ना, तो वहां पे जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको देखो उनका हक मिले, उनके राइट्स इंश्योर हों, उनको जस्टिस मिले, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तब जाके सस्टेनेबल बेसिस पे लॉन्ग टर्म में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीस आएगी। अदरवाइज देखो फिर से कोई हथियार उठा के खड़ा हो जाएगा। कोर्ट समझ गए ना? सिर्फ वायलेंस का ना होना, टेंशन का ना होना पीस नहीं है। असली पीस तब आती है जब जस्टिस इंश्योर होता है, लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। आज देखो काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट 94 ईयर्स में कोई भी भारतीय जिसने भारत में रहकर काम किया है उसने साइंस में नोबेल प्राइज नहीं जीता है। क्यों नहीं जीता है? इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरा, गूगल के अगेंस्ट यूएस कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अब गूगल का जो ऐप स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर, वो भी मीना बाजार बन जाएगा। कैसे? डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। फिर देखो लास्ट आर्टिकल यूबीआई से संबंधित डिस्कस करेंगे और एक स्टैटिक डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, लास्ट 94 ईयर्स में ना इंडिया में काम कर रहे किसी साइंटिस्ट ने ना नोबेल प्राइज नहीं जीता है साइंस में। इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक चीज जानते हो आप, लास्ट जो नोबेल पुरस्कार है किसी भारतीय के द्वारा जो जीता गया, जिसने इंडिया में रहकर काम किया, वो थे सीवी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में 1930 में। इसके बाद देखो हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला 1968 में, एस चंद्रशेखर को मिला फिजिक्स में 1983 में, और वेंकटरमन रामाकृष्णन को मिला केमिस्ट्री में 2009 में। बट देखो इन्होंने ना, इन साइंटिस्ट को जब नोबेल पुरस्कार मिला ना, ये इंडियन सिटीजन नहीं थे, इन्होंने बाहर के देशों की सिटीजनशिप ले ली थी और इन्होंने अपना मेजर वर्क वहीं पर रह के कंप्लीट किया। तो इसीलिए आर्टिकल का फोकस ना उन भारतीयों पे है जिन्होंने इंडिया में रह के काम किया और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो लास्ट ऐसे इंडियन थे सीवी रमन। बट क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में रह के भारतीय नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजंस बताते हैं राइटर। जैसे सबसे पहले, हम ना भारत में बेसिक रिसर्च पे फोकस नहीं करते, हम अप्लाइड रिसर्च पे फोकस करते हैं। डिफरेंस क्या है? अप्लाइड रिसर्च मतलब जैसे देखो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं हम, उस पर हमारा फोकस ज्यादा होता है। जैसे एक साइंटिस्ट है प्रिया, एक तरफ देखो प्रिया कैंसर सेल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रही है, यह है बेसिक रिसर्च। इससे कोई अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। प्रिया जो कर रही है वो बेसिक रिसर्च है, इससे डायरेक्टली हाल फिलहाल में कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। तो ये बेसिक रिसर्च है। बट यूनिवर्सिटी प्रिया को बोलती है कि भाई कैंसर सेल के बिहेवियर को मत स्टडी करो, पता नहीं इसका क्या फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा, तुम एक काम करो, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए काम करो, इससे इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब ऐसी रिसर्च जिसकी डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन होती है। तो हमारे देश में इतना सब्र नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है। बोला जाता है कि अरे भाई बेसिक बूसिक छोड़ो, कोई प्रॉब्लम सोल्व करो जिससे पैसा कमाया जा सके, ऐसी रिसर्च पे ज्यादा फोकस करो। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है लो लेवल ऑफ पब्लिक फंडिंग। साइंटिस्ट को पैसा नहीं मिलता, चाय समोसे के पैसे मुश्किल से मिल पाते हैं, रिसर्च तो दूर की बात है। नेक्स्ट, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी।
बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं रिसर्च लेने के लिए, साइंटिस्ट बेचारा रिटायर हो जाता है, बदले में इतने में तो देखो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव साइंटिस्ट हैं दूसरे देशों के, वो मार्स पे पहुंच जाते हैं, बट हमारे साइंटिस्ट बेचारे फॉर्म ही भरते रहते हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिलता। तो पॉइंट क्या है? एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। फिर है लैक ऑफ इंसेंटिव एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट रिसर्च। देखो यूएसए जैसे देशों में ना, बल्कि वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है रिसर्च के लिए, बट हमारे देश में ना प्राइवेट रिसर्च करने के लिए ना प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है, उनको रिस्क ज़्यादा लगता है, तो उनको इंसेंटिव देना जरूरी है। फिर देखो पॉइंट ये आता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना टीचिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब जैसे आईआईटी है, आईआईटी में ना वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं, बट देखो एमआईटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले में रिसर्च बहुत कम होती है। आईआईटीज़ में भी ना टीचिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि रिसर्च पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हमारे देश में ना रिलेटिवली नंबर जो है ना रिसर्चर्स का वो बहुत कम है। ग्लोबल एवरेज से 5 गुना कम रिसर्चर हैं हमारे देश में। अब देखो जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम चुनी जाती है, अगर 100 प्लेयर्स में क्रिकेट टीम चुनी जाए तो बढ़िया प्लेयर चुने जाएंगे। अगर प्लेयर ही टोटल 12 है, 12 में से 11 को चुनना है तो मजबूरी हो गई ना, 12 में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, बाकी 11 को लेना पड़ेगा। तो हमारे देश में रिसर्चर्स का पूल ही इतना छोटा है, ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे तो ज़्यादा चांस होंगे ना नोबेल पुरस्कार जीतने के। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल में एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए नॉमिनेट कौन कर सकता है? क्या हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं? नहीं, हमारी कोई नहीं मानेगा। कौन नॉमिनेट करता है? देखो ना, हर साल जो कमेटी है ना जो नोबेल पुरस्कार के लिए नाम सिलेक्ट करती है, वो देखो ऐसे लोगों से पूछती है जिन्होंने पास्ट में नोबेल पुरस्कार जीत रखा है, या फिर वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से पूछती है, साइंटिस्ट से पूछती है कि आप अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दीजिए, आपको क्या लगता है कि किसने नोबेल वर्दी काम किया है, नोबेल प्राइज जीतने के वर्दी काम किया है। तो इनसे पूछा जाता है। अब ये जो ग्रुप है ना जिनसे पूछा जाता है, ये हंड्रेड्स से लेके 1000 पीपल तक का होता है, इनसे पूछा जाता है, ये लोग नॉमिनेट करते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि भारतीय साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया हो और उन्होंने पुरस्कार जीता नहीं है? देखो ऐसा हुआ है। वैसे देखो किन को नॉमिनेट किया गया और उनमें से किसने जीता, ये सब डेटा ना कमेटी बताती नहीं है। जैसे अभी तक ना फिजिक्स और केमिस्ट्री प्राइज में किन किन को नॉमिनेट किया गया था, ये डेटा सिर्फ 1970 तक का है। उसके बाद लास्ट 54 ईयर्स का डेटा नहीं है कि किन साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया था और उनमें से किसने जीता। उसी प्रकार से इवन मेडिसिन का डेटा तो और भी पुराने तक का है, 1953 तक का है। उसके बाद का डेटा अभी कमेटी ने रिलीज ही नहीं किया है कि किन किन को नॉमिनेट किया गया था और उनमें से किसने जीता। बट देखो उससे पहले का जो डेटा है ना, उसके बेस पे हमें यह पता लगता है, जैसे मेघनाथ साहा, होमी भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, इनको फिजिक्स प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था बट ये नहीं जीत सके। GN रामाचंद्रन, T शेषाद्री, इनको केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट किया गया था बट ये नहीं जीत सके। मेडिसिन के लिए सिर्फ एक ही भारतीय साइंटिस्ट जिनको नॉमिनेट किया गया था, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। और ये जो 6 साइंटिस्ट है ना, मेघनाथ साहा, होमी भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, इनको ना मल्टीपल टाइम्स नॉमिनेट किया गया था बट अनफॉर्चुनेटली ये जीत नहीं सके, लेकिन बार बार इनको नॉमिनेट किया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। फिर देखो जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट इंडिया में रह के काम कर रहे थे, तो उनको भी नॉमिनेट किया गया था। अब उनका नाम क्या ही पढ़ना। लेकिन एक साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने देखो वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम किया था और पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया। इन्होंने 1895 में वायरलेस कम्युनिकेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था। हालांकि देखो बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए नोबेल प्राइज 1909 में, यानी इनके दिखाने के 14 साल बाद, मैक्रोनी और बरून को दे दिया गया, इसी काम के लिए जो ऑलरेडी जगदीश चंद्र बोस दिखा चुके थे। तो ये यहां पे अन्याय हुआ थोड़ा सा। यूं भी बोला जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जगदीश चंद्र बोस जो थे ना, वो अपने काम का पेटेंट वगैरह नहीं करवाते थे और उनको लगता था कि साइंस सबके लिए ओपन होनी चाहिए। तो बाद में इनको नहीं दिया गया, मैक्रोनी को दे दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट हैं KS कृष्णन।
अब इन्होंने ना सीवी रमन के साथ मिलकर काम किया था, ये सीवी रमन के स्टूडेंट थे, लेकिन रमन स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए ना नोबेल प्राइज मिला सीवी रमन को और इनको नहीं दिया गया था। फिर देखो राइटर बोलते हैं डेटा तो नहीं है कि 1970 के बाद कौन से इंडियन साइंटिस्ट नॉमिनेट हुए, बट 100% एक साइंटिस्ट जरूर नॉमिनेट हुए होंगे, आर्टिकल में बोला जाता है, वो है CNR राव। इनका जो काम है ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, वो नोबेल वर्दी है। मतलब सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, बेशक इनको मिला नहीं, लेकिन 100% ये नॉमिनेट जरूर हुए होंगे। डेटा अभी पब्लिक नहीं है, जब भी डेटा पब्लिक होगा तो इनका नाम दिखेगा। फिर देखो एक साइंटिस्ट हैं ECG सुदर्शन, इनको इग्नोर मार दिया गया। इन्होंने जिस चीज पे काम किया ना, उस काम के लिए दूसरे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, बट इनको इग्नोर मार दिया गया। जैसे 1979 में और 2005 में, दोनों साल जिस चीज पे इन्होंने काम किया ना, उस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, बट इनको उस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि देखो ये सुदर्शन जो साइंटिस्ट थे, 2018 में इनकी डेथ हो गई और इन्होंने 1965 में अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, तो ज़्यादातर काम इनका US में ही हुआ। और जबकि ये आर्टिकल उन साइंटिस्ट पे फोकस कर रहा है जिन्होंने भारत में रह के काम किया। इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो चाइना और इजराइल, चाइना की साइंस एंड टेक में पावर ना पूरी दुनिया मानता है। जैसे उन्होंने जिस प्रकार से पेजर अटैक करवाया और ज़बरदस्त साइंस रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं इजराइल के पास में, बट इजराइल ने बहुत कम नोबेल पुरस्कार जीते हैं इंडिया की तरह। सिर्फ 4 नोबेल प्राइज इजराइल ने जीते हैं साइंस में। और एक हैरानी वाली बात यह है, इजराइल जो कि देखो यहूदियों का ना होमलैंड है, जूइश कम्युनिटी के लोगों का होमलैंड है, बट इजराइल ने 4 नोबेल पुरस्कार जीते हैं साइंस में, बट ओवरऑल जूइश कम्युनिटी ने यानी यहूदियों ने 150 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। आप पूछोगे ये कैसे? क्योंकि वो यहूदी जो इजराइल में रहने के बजाय अभी US रह रहे हैं ना, तो उन्होंने बहुत नोबेल पुरस्कार जीते हैं, इजराइल में रहने वाले यहूदियों ने नहीं जीते हैं। फिर चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। चाइना तो देखो हमारे देश की GDP से चाइना की GDP 4 गुना ज़्यादा है। वहाँ पे रिसर्चर की संख्या इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। और चाइना आपको पता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50 में शामिल हैं। बट आपको हैरानी होगी, चाइना ने भी साइंस में अभी तक सिर्फ 3 नोबेल प्राइज जीते हैं। ज़्यादा नोबेल प्राइज पता किन्होंने जीते हैं? यूरोप ने और नॉर्थ अमेरिका के देशों ने। बाकी तो देखो एशिया, अफ्रीका और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोगों ने बहुत कम नोबेल प्राइज जीते हैं। जापान जो है वो थोड़ा अपवाद है, जापान ने साइंस में 21 नोबेल प्राइज जीते हैं। इवन साउथ कोरिया जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है R&D पे, इन्होंने भी कम नोबेल प्राइज जीते हैं। तो राइटर बोलते हैं देखो इस बात में कोई डाउट नहीं है, यूरोप में और US में रिसर्च का जो इकोसिस्टम है ना बहुत बढ़िया है। बेशक आरोप लगते हैं, कई बार रीजनल बायस के आरोप लगते हैं, रेशियल बायस के आरोप लगते हैं कि हमेशा अंग्रेजों को ही मिलता है, सिर्फ USA और USA के जो मित्र देश हैं उन्हीं को मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। लेकिन हमें देखो एक बात ये माननी पड़ेगी कि यहाँ पे रिसर्च का इकोसिस्टम काफ़ी बढ़िया है। चाइना अब पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिसर्च इकोसिस्टम में, और कई नई टेक्नोलॉजीज़ में चाइना ने बढ़िया रिसर्च की है, जैसे क्लीन एनर्जी, क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले सालों में हम देखेंगे चाइना के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलेंगे साइंस में। लास्ट में इंडिया के लिए ये बोला जाता है, देखो इंडिया ना कम से कम अभी फिलहाल के लिए चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल जैसा एक इकोसिस्टम तो डेवलप करे। इसमें ना खुश हो जाए इंडिया कि हाँ उनको नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिला, एक बराबर हो गए। भाई इनका रिसर्च इकोसिस्टम इन्होंने बहुत इंप्रूव कर लिया है। आने वाले सालों में चाइना, साउथ कोरिया और इजराइल के साइंटिस्ट को मिलेगा, तो इंडिया को अपना रिसर्च इकोसिस्टम अच्छा कर लेना चाहिए। जब तक नोबेल प्राइज नहीं मिलता हमें फिल्म फेयर अवार्ड से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन कब तक? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, US कोर्ट का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, और इस जजमेंट के बाद आपके फ़ोन में ना बहुत कुछ बदलने वाला है। आपने सिलेबस के GS
पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के समय में हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में ना एंड्रॉयड फ़ोन है, और जिन लोगों के पास में अभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, एप्पल वगैरह का फ़ोन है, पास्ट में उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ ज़रूर कर रखा होगा। अब एंड्रॉयड फ़ोन में जो एंड्रॉयड सिस्टम है ना, जो सॉफ्टवेयर है, वो किसके द्वारा डेवलप किया हुआ है? वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखो, जो सॉफ्टवेयर होता है ना एंड्रॉयड फ़ोन्स में, वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, और उसमें ना गूगल प्ले स्टोर होता है जहाँ से हम सब एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल पेटीएम की एप्लीकेशन, तो वो होता है गूगल प्ले स्टोर। विभिन्न डेवलपर्स अपनी अपनी गेम, अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाते और इस प्ले स्टोर में अपलोड कर देते। तो इस मामले में ना गूगल के पास में पूरी तरह से मोनोपोली थी, कि क्योंकि देखो एंड्रॉयड सिस्टम भी उनका, और एंड्रॉयड सिस्टम में वो सिर्फ अपना प्ले स्टोर चलने देते थे और कोई एप्लीकेशन स्टोर वो चलने ही नहीं देते गूगल वाले, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम जो है पूरा पूरा सॉफ्टवेयर इन्हीं का है। गूगल क्या करता था, फॉर एग्जांपल किसी गेम कंपनी ने ना गेम अपलोड कर दी इनके प्ले स्टोर में। गेम खेलने के लिए ना मान लो पैसे लगते हैं 100 रुपये, तो गूगल कहता है उस कंपनी को, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी को, कि आपने हमारे प्ले स्टोर में गेम अपलोड कर दी है, अब जिनको गेम खेलना है उसके लिए आप 100 रुपये ले रहे हो, वो पैसे हम कलेक्ट करेंगे, आप नहीं कलेक्ट करोगे। 100 रुपये हम कलेक्ट करेंगे, और 100 रुपये जो हम कलेक्ट करेंगे उसमें से हम हमारा कमीशन काट लेंगे, 15 से 30% तक का कमीशन हम काट लेंगे, और बचे हुए 70 रुपये हम आपको दे देंगे। इस प्रकार से गूगल जो है अपना रेवेन्यू कमा रहा था, कि जो पेड ऐप्स होती ना उनसे कमीशन ले लेता प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए। तो इनका धंधा अच्छा खासा चल रहा था। बट हुआ क्या, 2020 में ना 2020 में एक कंपनी है एपिक गेम्स, इन्होंने ना अपनी एक गेम लॉन्च की, फोर्टनाइट। अब देखो ये गेम लॉन्च की ना, तो एपिक गेम्स वालों ने थोड़ी चालाकी की, थोड़ा जुगाड़ कर लिया। इन्होंने ना यूजर्स से ना खुद ही पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। गूगल का रूल ये कहता था कि प्ले स्टोर पे जो भी एप्लीकेशंस अपलोड होंगी ना, अगर वो पेड है तो पैसा हम इकट्ठा करेंगे यूजर्स से। लेकिन एपिक गेम्स वालों ने सोचा, यार ये गूगल तो 15 से 30% तक कमीशन ले लेता है, इससे अच्छा हम खुद ही पैसा कलेक्ट करेंगे और हमारा पैसा बच जाएगा। बट गूगल को लगा हमारी अच्छी खासी पाइपलाइन बनी हुई है, लगातार पैसे आ रहे हैं, और ये एपिक गेम्स वाले उस पाइपलाइन को तोड़ने में लगे हुए हैं, ब्लॉक करने में लगे हुए हैं। तो गूगल ने गुस्से में आके इस गेम को रिमूव कर दिया कि तुम जाओ यार यहाँ से, हमारे रूल्स तोड़ रहे हो, हमें नहीं रखना तुम्हें। भगा दिया गूगल वालों ने इनको अपने प्ले स्टोर से। अब देखो ये एपिक गेम्स कंपनी वाले हैं ना, ये चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाके बोले कि देखो हमारे साथ अन्याय हो गया। कोर्ट ने देखो, यूएस कोर्ट ने 4 सालों तक गूगल के भी आर्ग्यूमेंट सुने, और इस एपिक गेम्स वाली जो कंपनी थी इनके भी आर्ग्यूमेंट सुने। अब लेकिन देखो यूएस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, वो काफी ज्यादा फार रीचिंग है। सबसे पहली बात, यूएस कोर्ट ने ये बोली है कि इसमें ना गूगल की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जो ये प्ले स्टोर है ना, जहां से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इस प्ले स्टोर में अगर कोई दूसरी कंपनी अपना ऐप स्टोर भी लॉन्च करना चाहती है तो उनको लॉन्च करने दिया जाए। फॉर एग्जांपल जियो, रिलायंस जियो की कंपनी है, वो कहती है कि हम अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, प्ले स्टोर जैसा। तो गूगल प्ले स्टोर को ना जगह देनी पड़ेगी रिलायंस जियो को, कि वो अपना ऐप स्टोर लॉन्च कर सके गूगल प्ले स्टोर के अंदर। तो ये सबसे बड़ा चेंज आ गया। अब दूसरी कंपनीज भी अपना ऐप स्टोर लॉन्च कर सकेंगी, जैसे गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर में जाके हम रिलायंस का ऐप स्टोर डाउनलोड करेंगे, तो फिर उसमें बहुत सारी अलग से एप्लीकेशंस होंगी। तो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है, गूगल की जो मोनोपोली है वो खत्म हो चुकी है इस जजमेंट के बाद। अब नवंबर से ये जजमेंट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगी। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, यूएस कोर्ट ने ये बोला, अगर कोई कंपनी, अगर कोई डेवलपर ने आपके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड की है और वो पेड है, तो उसकी मर्जी है, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा करो
या फिर वो अगर कोई अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम यूज करना चाहता है तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। पहले तो गूगल का रूल था ना कि सिर्फ हम ही आपके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, आप नहीं कर सकते। बट अब यूएस कोर्ट ने बोल दिया है कि जो एप्लीकेशन वाले हैं ना, जो डेवलपर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, वो अपनी मर्जी से अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। जब देखो ये पूरा केस चल रहा था ना, तो केस में एक बात ये भी सामने आई कि ये जो गूगल वाले हैं ना, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में, जैसे स्पॉटिफाई है जहाँ पे लोग जाके गाने सुनते हैं, तो ना इस कंपनी के साथ में बड़ी डील साइन कर रखी है। इनसे गूगल वाले कम कमीशन लेते, लेकिन जो छोटे छोटे ऐप डेवलपर है ना, उनसे कमीशन चार्ज किया जाता 30-30%। तो ये तो गलत चीज़ है ना यार। छोटे डेवलपर बेचारे कहाँ जाएं? 30-30% कमीशन देंगे, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जबकि बड़े बड़ी कंपनीज के साथ में गूगल ने डील साइन कर रखी है। तो मोनोपोली का गलत फायदा उठाने वाली बात हो गई। लेकिन गूगल का भी अपना आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में। गूगल ने यूएस कोर्ट में ये बोला कि अगर देखो कोई भी एप्लीकेशन अगर अपलोड होना स्टार्ट हो गई प्ले स्टोर पे, तो सिक्योरिटी रिस्क ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा, वायरस आ जाएगा, वायरस अटैक करेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, प्राइवेसी को नुकसान पहुंचेगा, साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्योंकि हम तो देख दाख के प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करते हैं। लेकिन अब आपने बोल दिया है कि दूसरी कंपनीज भी अपना अपना ऐप स्टोर लॉन्च कर सकती हैं प्ले स्टोर पे, तो दूसरी कंपनीज वाले इतना देख के नहीं एप्लीकेशन अपलोड करेंगे ना जितना हम देख के करते हैं, तो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। तो कोर्ट ने बोला कि भाई बनाओ तुम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह, बहाने मत मारो। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, वैसे देखो गूगल अब कोशिश करेगा कि इस यूएस कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील फाइल करे। बट अगर देखो ये जजमेंट बरकरार रहती है ना, तो कस्टमर्स को, यूजर्स को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी गूगल ना बहुत हैवी कमीशन चार्ज करता है एप्लीकेशन डेवलपर्स पे। इस वजह से जो एप्लीकेशन डेवलपर है ना, वो भी कस्टमर्स को महंगे प्राइस पे अपनी एप्लीकेशन की सर्विस बेचते हैं। अगर दूसरे कंपनीज ने अपना अपना ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया, तो फिर ना जो एप्लीकेशन डेवलपर है ना, वो गूगल प्ले स्टोर के बजाय दूसरी कंपनीज के ऐप स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। और दूसरी कंपनीज के जो ऐप स्टोर हैं वो कम चार्ज करेंगे, एप्लीकेशन डेवलपर से कम चार्ज करेंगे, तो वो कस्टमर्स को भी अपनी एप्लीकेशन सस्ते दामों में बेच सकेंगे, कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा। और यूएस कोर्ट की इस जजमेंट से ना मार्केट में फेयरनेस आती है। बड़े बड़े टेक जाइंट की जो मोनोपोली टूटनी चाहिए, वो तोड़ने वाला डिसीजन दिया है यूएस कोर्ट ने। बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो वर्डिक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है या फिर हायर कोर्ट में इस वर्डिक्ट को पलट दिया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये कंसेप्ट देखो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जब भी पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होती है तो यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र आता ही आता है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है? मतलब देखो ये है, गवर्नमेंट ना हर एक नागरिक को एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली देती है। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ 1000 रुपये। चाहे देखो वो नागरिक अमीर हो, गरीब हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, देश का नागरिक है, एडल्ट है, तो उसे एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली दिया जाएगा। समझे? लेकिन ये आइडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एआई की वजह से ना प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हो रही है, बट जॉब जा रही हैं। समझ गए? एआई और ऑटोमेशन के कारण ना जॉब्स की ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। नई जॉब्स नहीं जनरेट हो रही हैं। तो इस वजह से ना इनइक्वालिटी समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आने वाले समय में तो देखो इनइक्वालिटी और जॉबलेस ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इनको काउंटर करने के लिए हमें यूबीआई लाना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाना चाहिए। लेकिन देखो राइटर ना ये बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो मकसद है वो देखो अनएम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली टैकल करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूबीआई आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं,
एक्चुअल में यूबीआई का मकसद है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या की वजह से जो पीपल सफर कर रहे हैं ना, उनकी सफरिंग कम हो जाए, ये इंश्योर करेगा यूबीआई। रोजगार नहीं देगा, लेकिन रोजगार नहीं है और उसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है, अपनी वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो इस चीज में यूबीआई उनकी हेल्प करेगा। तो यूबीआई ना एक प्रकार से सेफ्टी नेट है। क्या है? सेफ्टी नेट। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं 2016-17 में ना इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे ने यूबीआई को एक पोटेंशियल पॉलिसी के रूप में सजेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि देखो, तब तक ना हमने जैम ट्रिनिटी डेवलप कर ली थी। जैम ट्रिनिटी मतलब जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार और एम फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी। तो उस 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में यह सजेस्ट किया गया था कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ना हम डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन देखो, जैसे हर एक पॉलिसी के ना दो पहलू होते हैं, प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो उसी प्रकार से देखो, यूबीआई के बिना कॉन्स भी हैं। एक तरफ देखो, यूबीआई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करता है। अभी इतनी सारी स्कीम से सरकार चलाती है जनता की वेलफेयर के लिए, लेकिन आपको भी पता है उसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जाती है। बहुत सारे लोग तो बेचारे जो डिजर्व करते हैं उस स्कीम का लाभ लेना, बट वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, एक्सक्लूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट यूबीआई आएगा तो एक्सक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि यूबीआई के नाम में ही यूनिवर्सल है। करप्शन कम होगा। अभी जो इतनी सारी स्कीम्स चलती हैं जनता की वेलफेयर के लिए, उसमें बहुत करप्शन होता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। बीच में इंटरमीडियरी होते हैं और वो पैसा खा जाते हैं, जनता तक पैसा पहुंचता नहीं है। लेकिन डायरेक्टली जनता के खाते में पैसा जाएगा तो करप्शन कम होगा, लीकेजेस कम होगी। लेकिन डिजायरेबिलिटी तो है यूबीआई लाने की, बट फिजिबिलिटी भी तो चेक करना होगा ना, क्या फिजिबल है यूबीआई लाना। अगर देखो, जैसे 2,000 रुपये पर महीना या फिर 3,000 रुपये पर महीना इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा हर एक अडल्ट के खाते में हमारे देश में, तो फिर देखो करीबन 10 से लेके 20% ऑफ जीडीपी खर्च हो जाएगा यूबीआई के इम्प्लीमेंटेशन पे। बट ये फिजिबल नहीं है, इसीलिए राइटर बोलते हैं डिजायरेबल तो है, फिजिबल नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, अभी ना एक प्रकार से ना छोटा वर्जन ऑफ यूबीआई हम अभी भी इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, शॉर्ट वर्जन ऑफ यूबीआई। जैसे तेलंगाना में 2018 में एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये वाली आरबीएस, जिसमें फार्मर्स को 4,000 रुपये पर एकड़ दिए जाते थे। फिर कालिया स्कीम उड़ीसा में स्टार्ट हुई, वहाँ पर भी फार्मर्स को पर एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट कैश बेनिफिट होता था। फिर नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम लॉन्च कर दी। एक साल में किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। शुरू में एलिजिबिलिटी कम थी, बट बाद में सभी किसानों के लिए ये स्कीम एलिजिबल हो गई थी। उनको छोड़ के जो एक तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या फिर जो खेती नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ के सभी किसानों के लिए ये स्कीम है, पीएम किसान स्कीम। एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आपको भी पता है, अलग अलग राज्यों ने, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम चलाई हुई है, पर मंथ महिलाओं को कैश मिलता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एल्डर्स के लिए चलाई हुई है। ये क्या है? ये एक प्रकार से देखो शॉर्ट वर्जन ऑफ यूबीआई ही है। बस पूरी तरह से इनको यूबीआई नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नाम में यूनिवर्सल है, यूबीआई के नाम में यूनिवर्सल है, बट ये जो स्कीम्स है ना, ये स्कीम्स पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए है, सभी नागरिकों के लिए नहीं है। यूबीआई को इंप्लीमेंट करने में ना यूनिवर्सल वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सबको पैसा दो, रेगुलर दो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि अमीर लोगों को क्यों दे, उनके पास तो पैसा है। तो इसके जवाब में राइटर बोलते हैं देखो, इकोनॉमी में ना हम नेट इफेक्ट देखते हैं। अमीर लोग टैक्स के थ्रू इससे ज्यादा पे करेंगे। सरकार जो पैसा देगी, सरकार पैसा प्रोड्यूस थोड़ी ना करेगी। जो लोग टैक्स की फॉर्म में सरकार को पैसा देंगे वही तो सरकार बांटेगी ना। तो राइटर के अनुसार जो अमीर लोग होंगे वो टैक्स पे करेंगे, लेकिन जितना वो टैक्स पे करेंगे ना, उसका बहुत कम उन्हें यूबीआई के थ्रू मिलेगा। तो इसलिए इवन अमीर लोगों को भी एक्सक्लूड मत करो, सबको दे दो लाभ, क्योंकि वो टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। बदले में उन्हें अगर थोड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा यूबीआई के थ्रू तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि अगर हमने छांटने स्टार्ट कर दिए तो फिर देखो वही बात हो जाएगी कि जेन्युइन लोग कई बार एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो सारी चीजें फिर दोबारा से हो जाएंगी। इसलिए आप अमीर लोगों को भी एक्सक्लूड मत करो। फिर राइटर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोलते हैं। राइटर ये कहते हैं अभी ना जैसे हम 10% ऑफ जीडीपी भी अलग से यूपीआई पे खर्च नहीं कर सकते, तो हमें ना राइटर कहते हैं हमें शुरुआत करनी चाहिए 1% ऑफ जीडीपी से। सरकार 1% ऑफ जीडीपी खर्च करे यूबीआई पे, सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी। इससे क्या होगा, इससे देखो पर मंथ हर एक नागरिक को ना 144 रुपए पर मंथ दिए जा सकते हैं। अब एक घर में फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं तो 500 से ऊपर रुपए पर मंथ मिल जाएंगे उस हाउस होल्ड को। अब कहने को देखो कोई बोल सकता है कि 500 रुपए पर मंथ में क्या होगा, बट राइटर कहते हैं तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो है ना, अगर उसके अनुसार देखें तो 2022-23 के प्राइसेस पे रूरल एरिया में जो 1500 रुपए कमाता है ना वो गरीब नहीं है, इससे कम जो कमाता है वो गरीब है। अर्बन एरियाज में अगर कोई 1850 रुपए पर मंथ कमाता है तो वो गरीब नहीं है, इससे कम कमाता है तो वो गरीब है। तो इस हिसाब से देखें तो देखो 500 रुपए पर मंथ पर हाउस होल्ड अच्छी खासी रकम है, कम से कम शुरुआत करने के लिए तो सही है। और इससे देश की जीडीपी का सिर्फ 1% खर्चा होगा, जो कि फिजिबल भी है। अगर देखो हम ये इंप्लीमेंट करेंगे ना तो फिर वेरिफिकेशन कॉस्ट, एलिजिबिलिटी कॉस्ट चेक करना वो सब हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब किसी को चेक करना ही नहीं, सबके खाते में जाने हैं पैसे, लीकेजेस का कोई डर नहीं, जिसके पास जमीन नहीं है गरीब है सबको पैसा मिल जाएगा। बट देखो कुछ चैलेंज फिर भी रहेंगे, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, जैसे दूर दराज के एरियाज में फॉर एग्जांपल कोई रिमोट एरिया है फॉरेस्ट वाला, वहाँ पे खाते में पैसे आ भी गए तो एटीएम नहीं है, पैसा निकलवाने में दिक्कत आ जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमें एड्रेस करना है। मतलब ऑथेंटिकेशन संबंधी जो चैलेंजेस आ जाते हैं, पैसा निकलवाने संबंधी जो चैलेंजेस आ जाते हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो यूबीआई जो है ना वो एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है उनका। मतलब यूबीआई इंप्लीमेंट सरकार करे इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उनको बंद कर दे। जैसे मनरेगा स्कीम है, अब मनरेगा स्कीम में काफ़ी बार देखो एल्डर्स काम नहीं कर सकते या फिर जो डिसेबल्ड हैं वो काम नहीं कर सकते, तो यूबीआई से उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये फायदे का सौदा है, डिमांड भी जनरेट होगी इससे। मतलब पायलट प्रोजेक्ट अपनाया गया जहाँ पे जनता को डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया गया था ना, वहाँ पे डिमांड बढ़ी, ग्रोसरी स्टोर पे लोग ज़्यादा सामान परचेज करने के लिए गए, लोग अपना पैसा ज़्यादा मिलेगा तो एजुकेशन पे लगाएंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, ये सारे फायदे भी होते हैं इकोनॉमी में। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आज का जो स्टैटिक है वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ना मतलब समझ लीजिए। देखो कैडबरी कमेटी ने ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड को डिफाइन किया है, सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, ये वो तरीका है जिससे कंपनीज को चलाया जाता है और कंपनी को मैनेज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं है, ये एक्चुअली एक एथिकल फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कि कंपनी सही तरीके से चले, ट्रांसपेरेंट तरीके से चले और सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। कंपनी में देखो बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे देखो कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या फिर जिनसे कंपनी माल खरीदती है, जो कंपनी को माल सप्लायर करते हैं वो लोग हैं, जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसके आसपास लोग हैं। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो कंपनी के कामकाज से प्रभावित होते हैं। तो ये सब क्या है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो ये इंश्योर करता है कि कंपनी ऐसे काम करे कि सभी स्टेक होल्डर्स का फायदा हो। समझ गए। अब यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे कंपनी का विजन है। अब किसी कंपनी का विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता, सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनी में डिसीजंस लेते हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे कंपनी के प्रमोटर्स हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया तो आप जवाब दो इसके लिए। ट्रांसपेरेंसी, अगर देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कंपनी में
तो फिर कौन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? फेयरनेस मतलब नेपोटिज्म नहीं चलना चाहिए, ये सब चीज़ें। कंप्लायंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, लेकिन डर से नहीं होना चाहिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? अगर देखो वो कंपनी जो अच्छे से गवर्न की जाती है ना, वो सस्टेनेबल होती हैं, जनता का उन पे विश्वास होता है, एम्प्लॉयज़ का उन पे विश्वास होता है। जैसे टाटा के बारे में कहा जाता है कि एथिकल ढंग से वो चलती हैं, और इवन कोरोना के समय में निकाला नहीं था। मतलब उनके बारे में ऐसी मान्यता है, शायद आपने भी सुना होगा। रतन टाटा जी की अभी डेथ हुई थी तो काफ़ी सारी स्टोरीज भी पब्लिश हुई थी। वो कंपनीज देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, वहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होता, भाई भतीजावाद, और वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिर होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उन कंपनीज में फिर करप्शन कम होता है, और किसी के साथ में जो अलग अलग स्टेक होल्डर है ना, जैसे जिनके शेयर्स हैं कंपनी में या फिर कस्टमर्स हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होता, फिर इनजस्टिस नहीं होता, उनके साथ में धोखा नहीं होता। अब जल्दी से देखो रिवाइज कर लेते हैं जो आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं 3-4 मिनट में। हमने देखो ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि लास्ट 94 ईयर्स में इंडिया में काम करने वाले किसी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज इन साइंस नहीं जीता है। सीवी रमन ने जीता था अंतिम बार 1930 में। क्यों नहीं जीता है? हमारे देश में देखो बेसिक रिसर्च पे कम फोकस किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च पे ज़्यादा। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी एक्सेसिव है, अप्रूवल लेने में बहुत समय लग जाता है, पब्लिक फंडिंग काफ़ी कम है, यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च पे कम, टीचिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिसर्चर हमारे देश में कम है। ये रीज़न हमने डिस्कस किए। फिर हमने ये डिस्कस किया कि देखो अभी ना 1970 के बाद से ही, बल्कि मेडिसिन का तो 1953 के बाद का जो डेटा है ना, वो पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया है। नोबेल प्राइज देने वाली जो कमेटी है ना, वो 50 साल बाद डेटा रिलीज करती है कि किन साइंटिस्ट को कंसीडर किया गया था। तो हमारे साइंटिस्ट को अगर कंसीडर भी किया गया होगा तो वो डेटा हमारे पास है नहीं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का हमने डिस्कस किया, जैसे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम किया था, लेकिन इन्होंने पेटेंट वगैरह नहीं करवाया, तो मैक्रोनी को नोबेल प्राइज मिल गया था। ऐसे ऐसे हमने डिस्कस किया था। जैसे ईसीजी सुदर्शन था, इन्होंने जिस चीज़ पे काम किया उसके लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला, बट इनको नहीं कंसीडर किया गया उस काम के लिए। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि यार देखो चाइना और इजराइल में भी साइंस में कम ही नोबेल प्राइज मिले हैं, और जबकि वहाँ पे इकोसिस्टम इंडिया से बहुत बढ़िया है। तो आरोप ये भी लगते हैं कि रेशियल बेसिस पे बायस होता है या फिर रीजनल बेसिस पे बायस होता है। बट लास्ट में राइटर ने बोला कि देखो हमें ये सब चीज़ें सोचे बिना कम से कम पहले इजराइल और चाइना जैसा इकोसिस्टम तो डेवलप करना चाहिए, उसके बाद हम यूएसए जैसा इकोसिस्टम डेवलप करें। फिर देखो यूबीआई वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब जा रही हैं और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे ने यूबीआई का आइडिया दिया था। उस समय इन्होंने बोला था कि जैम हमारे देश में आ चुका है, जनधन, आधार और मोबाइल फ़ोन, तो हम यूबीआई को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज ए सेफ्टी नेट। इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कम होगी, ना ही गरीबी कम होगी, लेकिन कंसिक्वेंसेस हैंडल करने में मदद मिलेगी। लेकिन देखो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, इतना % ऑफ जीडीपी, जैसे 10% ऑफ जीडीपी से लेकर 20% ऑफ जीडीपी तक मान लीजिए खर्च करना पड़ेगा यूबीआई के इंप्लीमेंटेशन पर, तो इतना पैसा है नहीं सरकार के पास में। तो फिर राइटर ये भी बोलते हैं कि कुछ ऑलरेडी शॉर्टर वर्जन ऑफ यूबीआई चल तो रहे हैं, जैसे कालिया स्कीम है उड़ीसा की, आरबीएस स्कीम तेलंगाना की, हमारे देश में पीएम किसान स्कीम है, बट ये यूबीआई नहीं है, क्योंकि इनमें ना यूनिवर्सल वाला फैक्टर मिसिंग है। यूनिवर्सल वाला फैक्टर जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे अमीर लोगों को क्यों दे, देखो बात यह है, सबको दोगे ना, अमीर लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं, सबको दोगे ना आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो आपको ना आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपके लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है ना वो बच जाएंगे, ये फायदा होगा। फिर राइटर ना अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि भाई 1% ऑफ जीडीपी जो है ना वो लगा दो आप यूबीआई पे, पर सिटीजन 144 रुपये, और पर हाउस होल्ड ऑलमोस्ट 500 रुपये हो जाएंगे। और फायदा ये होगा, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 1600 रुपये कमाने वाला रूरल एरिया में गरीब नहीं है, तो 500 रुपये पर मंथ पर हाउस होल्ड मिलेगा, तो ये भी सही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है यूबीआई पे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।